in subclause 12 in paragraph A, in subparagraph G after serial number 173. Now I put the amendment in clause 2 as proposed to the House. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted. जब से ये आए हैं क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया। और आप जो भी पाकिस्तानी है आज, अगर आज आपको नहीं नजर आ रहा कि 2.25 महीने में किधर से किधर ले आए हैं पाकिस्तान को, और अब मजीद और आगे किधर जाने लगा है, आपको अभी अगर आप अभी नहीं आपको पता तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको फिर से आखिर में दावत दे रहा हूँ, पुरअमन एहतजाज हफ्ते की शाम को मैं परेड ग्राउंड होऊंगा और सारे पाकिस्तान के शहरों में इंशाल्लाह मेरी कौम निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, अवाम 1 जुलाई से मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए मज़ीद सख्त फैसले किए हैं। आज कौमी असम्बली में वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल 2022 में अहम तरमीम को शामिल किया गया है। तरमीम के मुताबिक 50,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों को अब 1 की बजाय 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। छोटे रिटेलर से माहाना 30,000 रुपये, बिजली के बिल पर 3,000 फिक्स्ड टैक्स वसूल किया जाएगा। 15 से 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन पर 4% टैक्स देना होगा, जबकि 13 बड़ी सनतों पर भी 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मरहलावार 50 रुपये फी लीटर लेवी भी वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की फी यूनिट कीमत में भी इजाफा होगा। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि बजट में तरमीम का मकसद अमीरों पर टैक्स और गरीबों को रिलीफ देना है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने खबरदार कर दिया है कि गवर्नमेंट के इकदाम से महंगाई में तेज़ी से इजाफा होगा, जिससे सियासी बहरान खतरनाक हद तक बढ़ेगा। हालात गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में अब जिस तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं महंगाई में तेज़ी से इजाफा होगा, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इस जो महंगाई है इससे सियासी बहरान ख़तरनाक हद तक बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत के पास आपके ख्याल में कोई अवामी मसाइल का हल है? क्या बदतरीन महंगाई से सियासी बहरान पर काबू पाया जा सकता है? सारी चीज़ें आपने दुरुस्त फरमाई और सुनवाई के जो हालात हैं वो इसी तरह ही हैं कि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो और आपके पास वसाइल भी ना हो और आपको कर्ज़ पे जीना और मरना हो, जीने के लिए भी कर्ज़ चाहिए और मरने के लिए भी कर्ज़ चाहिए, और एक हुकूमत पाकिस्तान हो वो IMF के साथ मुआहिदा करे। उस वक्त शायद 30 रुपये लेवी लगनी थी, और बिल्कुल मैं इसी प्रोग्राम में कहता रहा कि 1 जुलाई से तनख्वाहों में बेपनाह टैक्स लगेंगे। और ये शौकत तरीन की मैं बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान साहब ने उस अहद से बेवफाई की, लिखे हुए कानूनी पेपर पे जो अब दोबारा MEFP आया हुआ है कि आपको एक साइन करना है, वज़ीर ख़जाना ने और स्टेट बैंक के गवर्नर ने, कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेपर है और हम इन शराइत पे आपसे कर्ज़े लेंगे। वो शराइत पहले शौकत तरीन ने और उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन की। आपने बदअहदी की, मुकर गए, आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया और सारा कुछ वो जब पॉलिटिकल काम था। तो भुगतना पाकिस्तान को है। अच्छा, ये भी भाग रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि ठीक है फिर हम इलेक्शन पे चले जाते हैं, लेकिन खान साहब ने वो जो 22 को अचानक कॉल दे दी 25 की, तो प्लान इलेक्शन का भी चला गया। तो फिर तय हुआ कि जी ठीक है अब इस पाकिस्तान को ठीक किया जाए। आपके ख्याल में PMLN की गवर्नमेंट, आप छोड़ दें बाकी तादियों को, जिसको 17 जुलाई को 20 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में लड़ने हैं, कोई होश में होती हुई सियासी जमात इस तरह का काम कर सकती है जो उसके अपने लिए बम साबित हो रहा हो हर जगह पे? अपने हामी भी, मुखालफिन ने तो मुखालफत करनी है कि जी महंगाई बढ़ रही है हर चीज़, और फिर जो टैक्स इन्होंने इनकम टैक्स स्पेशली कम किया था सैलरीड क्लास की, वाह भी कराई, और उसको भी IMF ने इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि 12 लाख तक सालाना कमाने वाले
अब भी पिछला जो टैक्स यानी इस 30 जून तक दे रहे हैं उससे हाफ पे करेंगे। बाकी स्लैब बहुत ज़्यादा खतरनाक बढ़ा दिए गए हैं। मतलब मुझे खुद बड़ी परेशानी है पर्सनली कि मुझे बहुत टैक्स पे करना है, अयाज खान साहब को भी करना होगा, बाकी साथी बैठे हुए सबको पे करना है। वो हमारी जेबों में एक और डकैती है जो हमें पे करनी है। लेकिन जब मैं ये बता रहा हूँ कि जब जैसे शेख रशीद साहब आए हुए हैं, इमरान खान ने 2 जुलाई की डेट इसीलिए रखी है, इन सब का ख्याल ये है कि जब ये इस तले दब जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी तो हमारा दाव चलेगा। ओके, बिल्कुल सियासी जमातों का, क्योंकि यही क्रूअल पन्ना होता है कि जी ठीक है, चूंकि अब आप फंस गए हैं, अब आप जवाब दें। पहले ये इमरान खान फंसा हुआ था तो उसको जवाब देना था। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि भाई क्या कर रहे हो, पेट्रोल बढ़ा रहे हो। इन्होंने सारी चीज़ें जो इमरान खान ने कही 2 महीने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान को ही पता है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है कि अगर आप उस वक्त ठीक चलते तो और अपने अहद पे ठीक रहते, अपनी बुक्स को ठीक रखते, काम को ठीक रखते, लेकिन वहाँ तो सारा काम सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे था। LNG जब आपको $3 पे मिल रही थी, आप नहीं ले रहे थे, आज $39 पे ना लेके आप देखें जो 1 जुलाई को ₹7 कुछ पैसे हमारा फी यूनिट मई में हम पे करेंगे, मतलब अगले महीने के बिजली के बिल में हम मई वाली फ्यूल एडजस्टमेंट पे करेंगे क्योंकि हमने महंगा फ्यूल लगाया। आपके पास गैस LNG सबसे सस्ती थी, या आप बिजली चला लें। गवर्नमेंट ने एक सोच के फैसला किया कि या तो आप फिर ₹51 यूनिट बिजली बनाएंगे और फिर वो कौन पे करेगा, कि गालियां खाओ लोगों से, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं आप पे कर सकते, $39 पे आप लेके गैस कैसे बेचेंगे, और बेचनी भी सस्ती है, आप वो पैसे भी नहीं पूरे ले सकते ना। इंडस्ट्री से हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का इस मुल्क का शुरू दिन से खाता ही है कि एक्सपोर्टर्स वो हैं सारे के सारे बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। आप असद उमर और जुबैर उमर को ही देख लें, बाकी मिसालें छोड़ देंगे, एक भाई कहाँ बैठा है, एक कहाँ बैठा है, ये सारी पार्टियां इसी तरह ही चल रही हैं जिसके अंदर घुमनगिरी बन रही है अवाम की खारी के लिए। लेकिन बहरहाल एक टेस्ट केस है, अल्लाह करे कि जैसे अब डिफॉल्ट से हम थोड़ा सा निकल रहे हैं, पाकिस्तान किसी तरह स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, क्योंकि अदरवाइज तो कोई वो श्रीलंका बना खड़ा। से जी अयाज साहब, जाहिर है अब कुछ ना कुछ इकदाम तो गवर्नमेंट कर रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए मुशावरत भी शुरू कर दिया। अब ये सवाल बनता है इस पोजीशन में है या नहीं, लेकिन जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है कि सियासी बहरान बढ़ सकता है अगर ये महंगाई इसी तरह से बढ़ती गई, आप क्या समझते हैं कि ये सियासी बहरान बेकाबू हो सकता है महंगाई के बढ़ने से? गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी हिकमत अमली है अवामी मसाइल के हल के लिए? नहीं, कोई नहीं, शेख साहब की बातों को सीरियस ना लिया करे। क्या सियासी बहरान बढ़ना है, कुछ भी नहीं होना, ये इसी तरह चलते रहने मामलात। वो हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं ना, हम वो कौम है जो कहते हैं वो जूता मारने वाले हैं वो बढ़ा दें क्योंकि टाइम ज़ाया होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मतलब इतनी लोड शेडिंग है कराची के सिवा कहीं उस तरह से आपको एहतजाज नज़र आया? हम आदी हो गए हैं, हमें पता है हम पे जितना बोझ डाल दिया जाएगा हम उठा लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप देख लें रोड्स पे ट्रैफिक उस तरह से नज़र नहीं आती आपको जिस तरह हुआ करती थी जब से पेट्रोल महंगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे चलें, लोगों को कुछ थोड़ा सा शऊर आया कि बिला वजह घर से नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह ना करे आपके श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं, वहाँ प्राइवेट गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते, उन्होंने पाबंदी लगा दी है 10 जुलाई तक। और जो हालात हैं श्रीलंका के, स्कूल्स वहाँ बंद हैं, पूरी उनकी गवर्नमेंट मशीनरी घर बैठ के काम कर रही है, उनके पास पैसे ही नहीं है, तेल वो ख़रीद ही नहीं सकते। और आपने ज़ाहिर है तेल से ही तो इकॉनमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना होता है। अब बात वही है कि वो जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये इन्होंने एक वो माहौल बनाया हुआ था ऑपोजिशन ने, और फ्रॉम डे वन बनाया था। ये नालायक हैं, नाहल हैं, ना तजुर्बाकार हैं, और वो साबित भी करते रहे। लेकिन वो चूंकि इतना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक लोगों को यकीन आ गया हुआ था कि सब कुछ इनकी नाहली और नालायकी की वजह से हो रहा है। अब सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। अब ये जब बार बार कहते हैं ना कि जी वो बेड़ागर कर गए, हमारा सब कुछ उन्होंने किया है, लोग मान लेते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगा इस खत्ते की, लाहौर की जी, वो नज़र आएंगे आपको लोग जो ज़ाहिर है जिनको गुस्सा भी है, वो सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आपको लोग ये भी कहते नज़र आ रहे होते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो बड़ा कर वो कर गए, इनका बेचारों का क्या कसूर है, ये तो ज़ाहिर है ठीक करने आए थे ना मामलात, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था अब मईशत कितनी बर्बाद हो चुकी है। इमरान खान ने क्या बेड़ागर कर दिया है, वो सब्सिडी वापस ले लिए, इनको तो कुछ पता नहीं था। इनको तो सिर्फ ये पता था कि चूंकि हमारे पास तजुर्बा बहुत है तो हम आएंगे और मतलब यूं वो मैजिक वैंड जो होती है वो लहराएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उन्होंने ठीक करना शुरू कर दिया।
और इलेक्शन की तरफ भी नहीं गए। वो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि जी हमने सोचा कि इलेक्शन की तरफ जाएं या मुल्क ठीक करने की तरफ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो ठीक हो रहा है, आपको मुबारक हो। हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क ठीक होना चाहिए। और ये इतने अच्छे कारीगर हैं, इनसे अच्छा कारीगर मुल्क ठीक करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए इनके होते हुए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिफ्ता इस्माइल से जो कमी रह जाएगी वो इंशाल्लाह इसहाक डार साहब आके पूरी कर देंगे। तो इसलिए आप रिलैक्स करें और एंजॉय करें सिचुएशन। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, आपको भी यही लगता है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है ये बदतरीन महंगाई, सियासी बहरान पैदा हो सकता है बहुत। इमरान खान साहब ने 2 जुलाई को एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। और ये जो रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए मुशावरत हो रही है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये तेल खरीदने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि रूस से तेल खरीदना अगर पाकिस्तान के मफाद में है तो हमें खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर हिंदुस्तान खरीद सकता है, श्रीलंका खरीद सकता है, तो हमें भी खरीदना चाहिए। हम क्यों अपने लोगों को जो है वो महंगाई या महंगा तेल जो है उसके नीचे रखना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हो रही है, महंगाई है, एक मुतवस्सित तबका बिल्कुल पिस गया है, गरीब का हाल जो है वो बुरा है। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, फिक्र किसको है? क्या ये सर जोड़ के बैठ के इस मुल्क को इस बहरान से निकाल नहीं सकते? ये निकाल सकते हैं आज भी इस मुल्क को इस बहरान से, लेकिन सबकी अपनी अपनी इना है, सबकी अपनी अपनी सियासत है। आप डॉक्टर तरीन साहब जैसा आदमी, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही मोहतरम भी हैं और काबिल भी हैं, वो उनका आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा हम आपसे क्यों ताउन करें जी, आपने हमें हुकूमत से निकाला, हम आपसे ताउन नहीं करते। भाई ये कौम तो आपकी भी है ना, इस कौम से वोट आपने भी लेने हैं, इस कौम के ऊपर हुकूमत आपने भी करनी है, इन्होंने भी करनी है। तो अगर आपके किसी मशवरे या अमल से ये कौम बच जाती इस मुसीबत से जिसमें आई हुई है, तो अल्लाह आपको, लोग अल्लाह से दुआ ही करते ना कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हेलो जी जी। लेकिन देख रहे हैं तो जब तक ये हालात हमारे रहेंगे कि हमने एक दूसरे को गिराना है, हमने एक दूसरे को उस वक्त तक यही सूरत हाल रहेगी। अब आप हलीफों का हाल देख लें, गुरु बेचारा शहबाज शरीफ क्या कर सकता है? एक इधर से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है। कल आपने असेंबली में सुन लिया, और जो खबरें हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो भाई सारे मिलकर ये किसी एक पार्टी से, एक ग्रुप से ये मसले हल होने वाले अब नहीं है। अब आप मानते हैं, मुझे आप बताया ये मैं अभी हमें दे देगा, बड़ी मेहनत की है, फिर 2 महीने बाद क्या होगा? सऊदी अरब हमारी मदद कर देगा, फिर अगले 2 माह बाद क्या होगा? अपने मुल्क के अंदर अपने ब्यूरोक्रेसी के निजाम को, सुरक्षिते को खत्म करें। ये जो आपने लोगों को, जो गैर मुल्की इन्वेस्टर यहाँ आता है वो सबसे पहले कहता है जी आपके एंटी करप्शन और नैब मेरे साथ क्या करेगा, जो जब नहीं करेगा उनका। मैं आज हल्फन कह सकता हूँ कि सिर्फ आपका ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और निजाम आप सीधा कर दें, आपके मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट जो है आ जाएगी कि आपके ये मसाइल जो है बहुत हद तक हल की तरफ चल पड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा 100% हल हो जाएंगे, लेकिन महंगाई का जो अफरीत है और फिर आगे जिस तरह तेल बढ़ेगा, ये खान साहब ठीक कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर वो रश नहीं है, लेकिन सड़कों के ऊपर ये भी नहीं है कि महंगाई हुई है। कौम कबूल करती है और कौम के अंदर वही जज्बा पैदा हो चुका है कि और कर लो यार, लेकिन जल्दी कर लो बस। फैसल साहब, आप सब इनकार ही समझिए जी। फैसल साहब, पता नहीं हाफिज साहब कौन सी देखिए, ये तो हुकूमत जो सख्त से सख्त फैसले किए चली जा रही है, ये सख्त फैसले जो है वो आवाम को बिल्कुल उन्होंने निढाल कर दिया है। अच्छा, मसला आज आपके ऑडियो लेवल से लग भी रहा है कि आप निढाल हैं। आप क्यों निढाल हुए हैं यार फैसल? जो ये जो टैक्स नेट का जो जाल है, इसमें जो फंस गया है ये उसको रगड़े चले जा रहे हैं। ये निहारी का खुमार है। जो लोग टैक्स नेट में, ये जो टैक्स नेट में नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप उन लोगों को इस टैक्स नेट में लाने की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? वो कोई इनके पास प्लान नहीं है। आप जो है वो ज़रूरी टैक्स क्यों नहीं लगाते? वहाँ आपका जो है खौफ जो है वो सामने आ जाता है। देखिए, आखिर इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि 3 महीने में हो क्या गया।
अच्छा, ये कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान का तोहफा था, इमरान खान की पॉलिसियों का खुमियाजा है। जिस लम्हे आप तहरीक अदम एतमाद जमा कराने जा रहे थे तो आपके पास वो निगाहें नहीं थी कि आप देख सकते हैं कामयाब हो जाएगी तो सारा काम हमने करना है और ये सारा बार जो हमको उठाना पड़ेगा, तो आपके पास कोई सूझबूझ नहीं थी। आप ये सब कुछ नहीं देख रहे थे, आप आंखें बंद करके जो है आपने इस कुएं में जो है वो छलांग लगाई है। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया हो रहा है उस बात को पे गौर करें जरा। एक अलमिया तो ये हो रहा है कि जो महंगाई है उससे जो है वो तबाही मच रही है वो अपनी जगह, लेकिन जो आपकी एक्सपोर्ट बैटरी है इमरान खान की, उस नाइल इमरान खान की दौर में आपकी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर शुबों की जो एक्सपोर्ट थी वो रिकॉर्ड सतह पे गई थी। उसी जिस तेजी से ऊपर गई थी उस तेजी से उसका जो है वो धड़न तख्ता हो गया। डेटा कहता है कि इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मशीनें जो हैं वो इंपोर्ट की गई हैं। जिन लोगों ने इंपोर्ट किए हैं उनको वो कबाड़ खाने में कबाड़ियों को बेचने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपका एक्सपोर्ट का हाल है। दूसरी तरफ जो आपकी लोकल मार्केट है, हर आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बना रहा है वो सब तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। जो लोकल मार्केट है वो आपकी जो है वो लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल जो है वो तबाह हो गई। गैस के टैरिफ से, ये आपके जो बिजली के टैरिफ से, और कराची में एक मसला ये है कि यहाँ लोगों को, पंजाब में शायद ये ना हो लेकिन कराची में पानी भी जो है खरीदना पड़ता है, या पानी नलकों से नहीं आता, लोग वो अपने हिस्से का पानी, चोरी शुदा पानी लोग खरीदते हैं। तो ये लोगों के लिए तो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो चलाना बंद हो गया। अच्छा, अब जब एक्सपोर्ट कम हो रही है तो आपका डॉलर आना रुक रहा है, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री जो तबाह हो रही है, आपका जो है टैक्स जो है वहाँ उसमें जो है वो कमी आ रही है। इसी तरह लोगों की कुव्वत खरीद, जब लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है तो वो जो खरीदारी करते थे वो खरीदारी का रुझान से, मसला सड़कों पे गाड़ी रखने का नहीं है, लोगों ने होटलों में जाना भी कम कर दिया। हम तो बहुत चंद 10, 20, 25, 50 5 स्टार होटल और 5 स्टार रेस्टोरेंट को देखते हैं ना, या गली मोहल्लों में दर्जनों, हर गली मोहल्ले में दर्जनों रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ लोग एक टिक्का खरीद लेते थे अपने बच्चे को खुश करने के लिए, 500 रुपए का पिज्जा खरीद लेते थे अपने बच्चे। उनकी एंटरटेनमेंट तो यही थी जो नजर नहीं आती मीडिया को, वो लोगों ने खरीदारी बंद कर दी है। तो उस खरीदारी बंद करने के भी असरात आ रहे हैं। अगर एक होटल में 6 वेटर या 4 वेटर होते तो लोगों ने अपने वेटर जो है वो निकालना जो है वो शुरू कर दिए। ये इस वक्त जो निचली सतह पे जो नजर ना आने वाले जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके तो अभी इम्पैक्ट आया ही नहीं है, उसके असरात तो अभी पड़े ही नहीं है। जब वो पड़ेंगे बहुत खतरनाक सूरत हाल है। खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को भी चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है और आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है जिससे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, तो खुदा के लिए इक़्तिदार को मत देखें, पाकिस्तान को देखें, अपनी नस्लों को देखें, वो फार्मूला जाके जो है हुकूमत को दें और बताएं कि भाई ये हमारा फार्मूला, इससे पाकिस्तान बच सकता है। हुकूमत तो मौजूदा हुकूमत के पास तो तय हो गया, कोई फार्मूला नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, कोई इनके पास मंसूबा नहीं है, इनसे तो पाकिस्तान नहीं चल रहा। अगर इमरान खान साहब इतने दावे कर रहे हैं तो ये उनकी जो है ना हुब्बुल वतनी का भी इम्तिहान है। ये वजारत उसमें सब चीजें यहाँ रह जानी है, पाकिस्तान रहेगा, हम और आप रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। उनका खुदा के वास्ते उनका सोचे, बहुत बुरा हाल हुआ इस कौम का इस वक्त। जी इलियास साहब, देखिए आज गवर्नमेंट ने अप्रूव करवा लिया फाइनेंस बिल, उसमें देखें सारी चीज़ें जो टैक्सेस थे उसकी रेशो बढ़ा दी, जो भी नए टैक्स लगाने थे लगा दिए। वो जो सुन रहे थे कि हो जाएगा, अब 1 जुलाई से उन पर इम्प्लीमेंट होगा, आवाम पर एक महंगाई का मजीद बोझ पड़ेगा। अभी इतना बोझ पड़ चुका है, उसके बाद मजीद बोझ पड़ेगा, पता नहीं अब क्या होगा। आवाम की पहले ही यानी कि बस हो चुकी हुई है, आवाम कैसे यानी उनकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। आप देखें आपकी इकॉनमी श्रिंक कर गई है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, आपकी इंडस्ट्री सही तरह नहीं चल रही है, आपके पास एनर्जी क्राइसिस है। आप देख लें आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह वो है वो नहीं रही, इंपोर्ट्स ज़्यादा थी, उसको आपने उसको लगाया, कैप लगाया कि उसको कम कर सकें अपने डेफिसिट को। आपका ट्रेड, आपका फिजिकल डेफिसिट, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने मुख्तलिफ इकदाम किए। अब यही है कि जिन लोगों से आप पहले टैक्स ले रहे थे उनसे मज़ीद निकालने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों की बस हो जाएगी, यानी कि उनकी तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह पर मज़ीद टैक्स लग गया, यानी कि हर लोग जो बड़ा टैक्स लगेगा, सुपर टैक्स लगेगा, वो उन्होंने ये नहीं करना कि उन इंडस्ट्री ने खुद देना, उन्होंने आवाम पर पास कर देना है। जैसे सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, आवाम पर लगता है। घर में बेगम पूछेगी ना कि वो पैसे की तरह है, वो बंदा कहेगा मैं टैक्स दे आया हूं, वो सीधे साथ रखेंगे, दिखाया करेंगे घर में टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। तो सर वो अगले कर लेंगे। राणा साहब उन्होंने प्राइसेस अभी से बढ़ाने शुरू कर दिए और प्राइसेस बढ़ा के, क्योंकि जो टैक्स नीचे जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर टैक्स आ जाएगा। कोकोमो नहीं, वो ज्यादा टैक्स है जो
बराह रास्त देना पड़ता है, ये पब्लिक पे नहीं जा सकता, ना वो ही पे जाएगा। वो ज्यादा सेल करके ज्यादा पैसे दे देंगे, आपको रिलीफ नहीं देंगे। आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जाना चाहिए। राना साहब, मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल ये प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट आपको है, यहाँ आवाम के लिए नहीं है। यानी कि सोचा कहा जा रहा है कि अमीरों से टैक्स लेंगे, यहाँ तो आम आदमी पेश गया। आप देखें दाल सब्जियां देख लें, 100 रुपए से मैंने कम सुपर है टैक्स की बात की है, बाकी मैं नहीं कोई बात कर रहा। नहीं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको इसी तरह के टैक्सों पे जाना चाहिए, बराह रास्त टैक्सों पे। आपको आमिर भाई, सारे टैक्सेस जो है ना वो आमदनी के ऊपर होते हैं, सुपर टैक्स हो या नॉर्मल टैक्स हो, सब आमदनी के ऊपर ही टैक्स होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? यानी सुपर टैक्स प्रॉफिट पे है, इसको ध्यान में रखिए। वो सर सियाने हैं सारे, वो हमसे ज्यादा बहुत सियाने हैं, उन्होंने कर लेना है। बहरहाल ये इसको देखना पड़ेगा, हुए हैं, शो किए हुए हैं। जी इस पर अब देखें, इस पे जो सारे इकोनॉमी को चलाने के लिए अब जहाँ लॉसेस हो रहे हैं वो तो नहीं रोके जा रहे इस वक्त। जो आपकी कॉर्पोरेशन न्यारी और पिज़्ज़ा खाने वालों पे नहीं है, वो उस पर सारा जो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले गवर्नमेंट को वो भी इकदाम करने चाहिए ताकि लॉसेस को रोके। मौजूद है जो जुल्म की हिमायत कर रहे हैं, आप ये भी गौर करें। इंडस्ट्री हमारी मौजूद है, ये न्यारी खाने वाले फैसल भाई पे टैक्स नहीं है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब जो किसी के पास पैसा होगा तो निहारी खाएगा ना, पिज्जा खाएगा। अब तो आम लोग सारे घर में ही रहेंगे। अब देखें लाहौर की सड़कें साएं करने लग गई हैं। बहुत अच्छी निहारी बनाते हैं। निहारी पे बहुत बड़ा बहरान गुजर चुका है राना साहब, आप भूल रहे हैं। अब मुझे एक बात जब लीमू शॉर्ट हो गए थे, लफ्ज है ना ये नहीं, जो बात मैंने कही है ना, फैसल से पूछ ले कितनी अच्छी निहारी बनाता है। अच्छा, वो निहारी तो सारी इस वक्त आवाम परेशान है कि निहारी खाए के अपने आप को घर को चलाना। आप देखें निहारी आज दोपहर बनाई है इसने, अभी बिजली के बिल आएंगे तो सबको पता चलेगा। ये उसी का खुमार है यार। ये फैसल बताएं दोपहर को बनाई निहारी करना चाह रहा हूँ। नहीं फैसल अब ये देखें सर, बिजली के बिल ज्यादा आ गए। अब लोगों की ना देखिएगा कि अब हर चीज की कीमत बढ़ गई है। तो लोगों की आमदनी वही है लेकिन अखराजात ज्यादा बढ़ जाएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे। अभी अगले महीने का देखिएगा बिजली का बिल जो आएंगे लोगों की, उस टाइम बुरा हाल होगा अखराजात में। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि सुपर का लफ्ज जो है ना, माजी में कोई एक खुशगवार अच्छी चीज के लिए होता है कि सुपर प्राइस, ये सुपर टैक्स ऐसे लगा रहे हैं कोई बहुत काबिल फख्र जो इन्होंने कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि बहुत उन्होंने कोई सुपर क्वालिटी का कोई काम किया है। दूसरी बात, मैं आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग वैसे ही जो है वो मीडिया से बज़न है, नफरत करते हैं। आप लोगों की महंगाई का, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो, इससे लोगों की मीडिया के खिलाफ नफरत और बढ़ेगी। आप ये टैक्सेस की जो हिमायत कर रहे हो, इस पर बड़े फख्र से बता रहे हो कि इससे नुकसान नहीं होगा। आपका रवैया जो है मुनासिब नहीं है। आपका ये अमल जो है टैक्स लेवी लगेगा, निहारी का जवाब नहीं दिया, देख लें। ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा दूसरा सवाल होगा हुकूमती इत्तेहादियों की धमकियां। हम सवाल ये रखेंगे क्या फिर किसी सियासी तब्दीली का इशारा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे, तो ऐसा ना हो कि हालात वहां चले जाएं कि फिर संभाले ना जाए। हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जनाब शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त करता हूँ कि आपकी दो इत्तेहादी जमात जिसकी बैसाखी पर आपका इक़्तिदार खड़ा हुआ है और बड़ी जमातें JUI और MQM ने आपके सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लें। वज़ीर आज़म साहब अपने इत्तेहादी जनाब आसिफ अली जरदारी से बात करें। ऐसा न हो कि आपकी दो इत्तेहादी जमातें आपसे इक़्तिदार की बैसाखी वापस लेने पर न सोच लें। नाज़रीन, मुश्किलात में घिरी मखलूत गवर्नमेंट की परेशानियां बढ़ रही हैं। 2 माह में ही इत्तेहादियों ने गवर्नमेंट को आंखें दिखानी दी हैं। MQM पाकिस्तान, BAP, JUIF, अवामी नेशनल पार्टी असलम भूटानी ने गवर्नमेंट के रवैये, तरक्याती फंड्स ना मिलने और सिंध में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। गवर्नमेंट को छोड़ने की धमकी दी है और ख़बरदार किया है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना रवैया ना बदला तो अपोजिशन बेंचेस पर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। धमकियों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो चुके हैं और इत्तलात ये आ रही हैं कि वो भी जल्द इत्तेहादियों से अहम मुलाकातें करेंगे। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल है, आमिर साहब अगेन मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में हुकूमती इत्तेहादियों की धमकियाँ क्या आप समझते हैं ये फिर किसी सियासी तब्दीली का इशारा है? देखिए, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें हर इत्तेहादी को अपनी विश लिस्ट के मुताबिक हिस्सा चाहिए।
और विश लिस्ट पाकिस्तान के ख़जाने से बड़ी होती है। JUI को अगर वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा है तो क्या पहली दफ़ा? MQM को हमने परसों भी डिस्कस किया था, इनके अपने इत्तेहाद ने मारा हुआ है कि जब तक ये खुद मुत्तहिद नहीं होते, इनके कैंडिडेट कई होते हैं। पीपल्स पार्टी की तो एंजॉयमेंट है उसमें कि अगर शहरी सिंध में किसी से मुकाबला था तो वो MQM थी, ये खुद डिवाइड होगी। अब ये दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस साबका MQM की नई जमातों की हो रही होती हैं। आप इस चीज़ को अगर ये लें कि कोई प्रेशर है, कोई कहानी नहीं है। हर एक ने, जैसे जब बजट आता है सरकारी मुलाजमीन और उनकी यूनियन और तंजीमें सारे सूबों में और मरकज़ में जुलूस निकालती हैं कि इसी बहाने कुछ हमें मिलेगा। ये उसी तरह का एक काम है कि जी किसी को डेवलपमेंट में, अब IMF के साथ एक तय है कि जी 700 अरब रुपए से ऊपर PSDP आप बना ही नहीं सकते, चूँकि आपकी फिस्कल उतनी गुंजाइश ही नहीं है जितना आपके साथ हो चुका हुआ है। अब हर बंदा कहता है जी मुझे इतने अरब, इतने करोड़, इतने फंड चाहिए हैं। आपको प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। यहाँ पे जितनी छोटी जमातें हैं, जाहिर है मैं उनके उस पॉलिटिकल राइट के ऊपर नहीं जा रहा कि वो क्यों मांग रहे हैं, लेकिन उनको मिलना उतना की है जो, जैसे अब आखिरी PSDP की जो ये सहमाई थी, इसमें से फंड रिलीज़ नहीं हुए क्योंकि जो पैसा था वो डाइवर्ट हो गया पेट्रोलियम की उस नर्ख पे जो रियायती कीमत इमरान खान साहब कर गए थे और उसका बंदोबस्त नहीं करके गए थे। तो पैसे तो कहीं से जाने थे, वो सारे का सारा पैसा PSDP से चला गया, डाइवर्ट होना पड़ा। आपके पास होगा, आप कुछ देंगे, कुछ रियलिटीज़। उस दिन एहसन इकबाल से मेरी बात हुई, रब्ता हुआ, तो वो जाहिर है कि असलम बुतानी भी हमारे दोस्त हैं, उनकी डिमांड्स अपने हल्के के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पे वो 1122 टाइप सर्विस भी दी हुई है अपने एरिया में। पुराने उस ज़माने से वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अब जब आपके पास पैसे नहीं हैं, वो फिर धमकी भी होती है, मुजाहरा भी होता है, फ़ोन भी कराए जाते हैं। बहरहाल ये इसी तरह ही काम चलेगा। अभी कोई इशारा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इन्हें आपस में इसी तरह ही जाना है और हम सब डिस्कस करते रहेंगे। सही जी हाफिज ताहिर साहब, लेकिन हमने देखा जब इमरान खान की हुकूमत थी, यही इत्तेहादी उनके लिए मुश्किलात का सबब बने। आपके ख्याल में अब फिर जो इत्तेहादियों की धमकियां हैं हुकूमत को, ये कोई सियासी तब्दीली का इशारा है? आपके सख्त जान के पास कोई ऐसी खबर है? जी कोई इशारा नहीं है, ये गिले शिकवे करते रहेंगे और जब वक्त मुकर्ररा आएगा तो उस पर इलेक्शन हो जाएंगे, ना ये छोड़ के जाएंगे, इकले ज़रूर करेंगे मसाइल को हल करने की। असल में इस वक्त क्योंकि आगे इलेक्शन साल शुरू होने वाला है, तो हर एक की कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अचीव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए जो है शोर करूँ, ताकि मेरे हल्के के लोगों को एहसास हो कि मैं बड़ा उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। और उसमें लाजमी बात है कि जब 11 पार्टियां 12 पार्टियां होंगी तो प्राइम मिनिस्टर को अंडर प्रेशर लाने के लिए ऐसी बातें होंगी कि जिससे ये आए कि वो अंडर प्रेशर आके उनकी काम कर दे, उनकी स्कीमें ज्यादा दे दे। तो बाकी ऐसे ही चलेगी, फिलहाल तो यही कंपनी चलेगी। ठीक है जी, किसी सियासी तब्दीली का इशारा नज़र नहीं आ रहा, ना हाफिज ताहिर साहब को, ना आमिर साहब को। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अयाज साहब, फैसल साहब और इलियास साहब से यही सवाल रखेंगे और उनका टेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, प्राइम मिनिस्टर भी इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आसिफ जरदारी भी एक्टिव हो गए हैं। अब हाफिज ताहिर साहब, आमिर साहब के पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई सियासी तब्दीली उनको नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कोई इस तरह की हो सकता है सियासी तब्दीली का इशारा? देखें, एक खुद इतने बाखबर हैं, दूसरे साहब के वो जो सख्त जान है उनके पास बहुत खबरें होती हैं, और उसके बाद कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। मेरे पास खबर कहाँ होनी है? मैं तो आपकी बातें सुन के ही कोई 2-4 बातें कर लेता हूँ, मुझे तो कख पता नहीं होता। फिर वही 2-4 बातें कर दें। हाँ, आप थोड़ा और बोल देती तो मुझे और फायदा हो जाता बोलने का। जी बेसिकली देखें, ये जो सब बोल रहे हैं ना, स्पेशली आपको जो असेंबली में नजर आ रहे हैं, बाहर का तो खैर वसीम अख्तर करते रहे, वो मौलाना करते रहे उनके JUI के, वो सियासत डिफरेंट होती है सूबे की। वहाँ सिंध में बैठ के कर रहे हैं, उससे वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क यहाँ पड़ना ना कि यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं होने जा रही। तो ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना बोलते हुए, इनकी डोर सिर्फ एक बंदे के हाथ में है और उस बंदे का नाम है आसिफ अली जरदारी। ये रिजीम चेंज जो है इसका स्पेयर हेड तो जरदारी साहब थे, ऐसे ही देखे ना। और जरदारी साहब की कुर्बानियाँ बहुत लाजवाल है। पंजाब में उन्होंने गवर्नर मांगा, फिर वो पीछे हट गए गवर्नरी से, फिर उन्होंने स्पीकरशिप मांगी, उससे भी पीछे हट गए।
तो जरदारी साहब की कुर्बानियां तो नज़र आ रही हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर वैशर डलता रहेगा। और स्पेशली मौसम होता है इनका ना, इत्तेहादियों के बोलने के भी मौसम होते हैं, कोई बजट आ रहा होता है, कोई नो कॉन्फिडेंस आ रही होती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे ही इम्पोर्टेंट कोई वो आती है चीज़ तो आपको ये सुनाई देते हैं। फिर इन्होंने अपने बेसिकली इन्होंने अपने वो जो हल्का है इनका जहाँ से वोट लेने, उनको भी बताना होता है कि देखो यार हम यहाँ खामोश नहीं बैठे हुए, बोल रहे हैं, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं बोल बोल के, ये लोग हैं जो तुम्हें दे नहीं रहे कुछ, हमारे पास में हो तो सारा कुछ ला के तुम्हारे कदमों में ढेर कर दें। फिर इनको जो वजारतें दी जा रही हैं वो बस वजारतें हैं, उसमें है ही कुछ नहीं। वो कहते हैं वजारतें ले लो, वजीर बन जाओ। बेसिकली अगर आप गौर करें तो पंजाब में भी इस वक्त जो अहम वजारतें हैं वो तो PMLN के पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये प्रेशर इसी तरह बढ़ाएंगे। और कुछ और जरदारी साहब आ गए हैं ना मैदान में, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वो सब ठीक कर देंगे। ये सारे इत्तेहादी इसी तनख्वाह पे खुश हो जाएंगे। सही है जी। फैसल साहब, अच्छा, इसका तो आप बिल्कुल यकीन कर लें कि MQM हुकूमत से अलहदा नहीं होगी, बिल्कुल आप यकीन कर लें, कभी भी नहीं होंगे हुकूमत से अलहदा। MQM का जो मौजूदा MQM है, इसका मिजाज भी कुछ ऐसा बन गया है कि ये हुकूमत से बाहर रह नहीं सकते, इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। अच्छा, अहम बात यह है कि जब ये पीपल्स पार्टी के साथ मायदा करने जा रहे थे, उस वक्त भी लोग इनको समझा रहे थे, हम भी TV पे बोल रहे थे, भाई खुदा के वास्ते ये काम मत करो। आज आपकी जो पार्टी की तबाही हुई है, इस तबाही तक पीपल्स पार्टी के साथ किए जाने वाले माहदे ही थे ना जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। और आप मज़ीद जो है वो सियासी खुदकुशी करके अपनी मर्जी से जो इतने गड़े में छलांग लगाने जा रहे हो, ये आपके लिए जो है वो ये माहदा सियासी मौत बन जाएगा। इनके लिए ख़तरनाक साइन ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इनको कुछ दे रही है नहीं दे रही। ये जो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, जैसे अंदरून सिंध में जो MQM के साथ हुआ, ये लांडी के ज़मनी इलेक्शन में जो MQM के साथ हुआ, और जो बल्दियाती इलेक्शन में जो होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो MQM के लिए ख़तरनाक साइन है। उस पर MQM की आंखें नहीं खुल रही कि उस सूरत हाल से अपने आप को कैसे बचाना है, मुस्तकबिल के लिए किस तरह की जो है वो हिकमत अमली जो है आपने इख्तियार करनी है। आप अपनी अना के खौल से जो है वो बाहर आने को जो है वो तैयार नहीं हो कि सूरत हाल का जो है मुकाबला करने की जो तरीक़ेकार इस वक्त अज़ाय तरकीब भी हो सकती है, क्योंकि उससे आपकी जो चंद अफराद की अना को, उनकी ज़ात को, उनके वफादात को नुकसान पहुँच सकता है। तो इनको वो तो कबूल है, क्योंकि इनके सामने कोई बड़ा मकसद नहीं है, बड़ा कोई इनके आगे कोई बड़ा टारगेट नहीं है कि शहर बचाना है, पार्टी बचानी है, या जिस कौम के दावेदार हैं उसके मुस्तकबिल को जो इन्होंने महफूज बनाना है, ये तो इनका मंशा और मकसद नहीं रहा। तो जो चंद ज़ातों को बचाना है, चंद अफराद को जो बचाना है, वो तो महफूज है, वो तो इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर क्या गम है, क्या परेशानी है? जिन लोगों के लिए पार्टी चल रही है तो उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो अल्लाह से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। बाकी शहर के साथ जो होना है, कौम के साथ जो होना है, जो इनकी अपनी पार्टी के साथ होना है, वो तो नविश्ता जवार है, वो तो बिल्कुल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इनको नहीं आ रहा तो हैरत की बात है। अगर ये संजीदा होते शहर के साथ, अपनी कौम के साथ, तो जब पीपल्स पार्टी इनके साथ मायदा करने जा रही थी तो कोई शर्त नहीं रखते, एक बात करते, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो कानून जो है आप जो है टेबल करके मंजूर करा लो, उसी वक्त असेंबली खुलवाते। 10 मिनट का काम था, मकसद नहीं था, मंशा नहीं था, करवाना नहीं था। तो जो चीज़ इनको एंजॉय करनी थी वो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी क्या का काम है। सही है इलियास साहब, जाहिर है इन्होंने ये जो चीज़ गालिबन मिनिस्ट्रीज इत्तेहादियों की जो डिमांड थी उसमें जो है कि फंड्स वगैरह वो तो इनको मिल जाएंगे, कौन सा किसी ने अपनी जेब से देना है, सरकारी ख़जाने में से ही मिलेंगे। इनकी डेवलपमेंट की स्कीम्स होंगी, उसके लिए फंड्स वगैरह इनको मिल जाएंगे, जो इनकी डिमांड्स होंगी। तो दुआ में रहनुमाए उम्मत नज़र आ गया ना आपको। तो वो सारा इसी तरह सूरत हाल रहेगी। बहरहाल इस पर होगा कि जो सिंध के इंतखाबात हैं बल्दियाती, उसमें ये देखेंगे कि अपना हिस्सा मांगेंगे कि हमें भी बाकायदा हिस्सा मिले। तो वो उसमें जरदारी साहब पहुँच गए, और जरदारी साहब ने आज लाहौर आना था लेकिन अब वो इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़ाहिर है वो इनको मना लेंगे, वो उन्होंने पहले भी इनको मनाया था और अब भी ये ज़ाहिर है ये चलता रहेगा सिलसिला इनका जब तक गवर्नमेंट रहेगी। ये अपना, क्योंकि इन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ने, तो इन्होंने भरपूर तरीके से अपने हलकों में काम करवाने और लोगों को बताना है कि जी हम भी साथ थे और करते रहे। बाकी इकॉनमी को ठीक करवाने के लिए तो कोई मसले में कोई आता नहीं उस मसले में हल में, लेकिन इस काम के लिए ये सारे इत्तेहादी आएंगे और आके काम करेंगे।
कि जो उन्होंने बताया भी, आज बता रहे थे कि जी हमारी वजह से गवर्नमेंट बनी है, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब और जरदारी साहब के लिए एक और ये मसला है, इकॉनमी के साथ इनको भी साथ अपने मिला के रखेंगे आपकी बात ताकि चलाना पहले तो वो अपने है। मसाइल हल कर लें, फिर कौम के मसाइल के लिए इत्तेहादी भी बोलेंगे। बहरहाल हुकूमत इत्मीनान से रहे, ये खाली खुली धमकियाँ, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।